हेलो स्टूडेंट्स, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियोज आपने देखी होंगी और आशा करती हूँ कि आपके लिए लाभप्रद रही होंगी। इसी क्रम में मैं आज फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ जिसका टॉपिक है संधि। संधि के अंतर्गत संधि की परिभाषा, भेद, उपभेद और संधि को किस प्रकार आसानी से हम पहचान सकते हैं आदि का अध्ययन करेंगे। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। तो अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस थी, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदया। स्वर संधि के भेद। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा: परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय देवालय, रमा प्लस ईश रमेश, एक प्लस एक एक, यदि प्लस अपि यद्यपि, भो प्लस अन भवन आदि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा: यदि ऋस्व आ ई उ या दीर्घ आ ई उ स्वर के बाद समान ऋस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। युगांतर। युगांतर संधि युक्त शब्द है जिसका संधि विच्छेद होता है युग प्लस अंतर। इसमें भी पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। तो युग पूर्व पद है, अंतर उत्तर पद यानी बाद वाला। जैसे कि युग, युग में हमारा ऋस्व आ है यानी गा व्यंजन है तो आ है इसमें आ, और अंतर का आ मिलकर आदेश होता है दीर्घ। तो शब्द बनता है हमारा संधि युक्त युगांतर। उसी प्रकार हिमालय संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आलय। माँ में हिम, जो हिम का जो अंतिम शब्द है माँ में ऋस्व आ है और आलय में दीर्घ आ है। दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश आ होता है तो संधि युक्त शब्द बनता है हिमालय। उसी प्रकार मुनीन्द्र, मुन प्लस इंद्र, महती इच्छा, महती प्लस इच्छा, नदीश्वर, नदी प्लस ईश्वर, लघुत्तम, लघु प्लस उत्तम, बधुत्सव, बधु प्लस उत्सव। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है यानी पूर्व पद और उत्तर पद का पूर्व पद का जो अंतिम शब्द होता है और उत्तर पद का प्रारंभिक, तो उसमें चाहे पहले ऋस्व आए पूर्व पद में या उत्तर पद में आए तो दीर्घादेश होता है। उसी प्रकार ऋस्व आ पूर्व पद में आए और उत्तर पद के शब्द में प्रारंभिक में आ आता है तो दीर्घादेश होता है। यानी पूर्व और उत्तर पद में ऋस्व आ पहले आए या ऋस्व आ बाद में आया, दोनों तरफ दीर्घ आए या दोनों तरफ ऋस्व आए तो लेकिन जो आदेश होता है वो दीर्घ ही होता है। उसी प्रकार ई या ई
या ऊ पहले ऋस्व आए या बाद में दीर्घ आए या दोनों तरफ दीर्घ आए या दोनों तरफ ऋस्व आए, आदेश जो होगा दीर्घ ही होगा। अब है दीर्घ संधि की पहचान, यानी हम कैसे पहचानेंगे। तो दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ, ई, ऊ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। जैसे हमारा उदाहरण था हिमालय, तो इसमें जो बीचों बीच मात्रा दिखलाई दे रही है आ, यानी हमारा जो विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। उसी प्रकार दीर्घ ई नदीश, तो इसमें भी हमारी दीर्घ ई की मात्रा बीचों बीच दिखलाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है। उसी प्रकार ऊ में लघुत्तम, तो इसमें भी दीर्घ ऊ की मात्रा दिखलाई दे रही है, तो दीर्घ संधि होगी। अब जो ये इम्पोर्टेंट बात है कि स्त्रीवाचक या नदीवाचक संधि युक्त शब्द में विच्छेद करते समय पूर्व पद में दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पूर्व में उदाहरण दे रखे हैं, वधू सब। अब यदि इसका विच्छेद हम करते हैं वधु प्लस उत्सव, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि स्त्रीवाचक शब्द है, इसलिए इसका जो विच्छेद होगा वधू, दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी प्लस उत्सव, ये सही होगा। दूसरा है नदीवाचक, तो नदीवाचक में भी दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी प्लस ईस, जैसे नदी शब्द है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो हम नद ना करके नदी प्लस ईस, यानी चाहे वो स्त्रीवाचक संज्ञा हो या नदीवाचक, तो हम जब विच्छेद करेंगे तो दीर्घ मात्रा का ही प्रयोग किया जाएगा। अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा देखते हैं। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि आ या आ के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मृगेंद्र, तो इसका विच्छेद है मृग प्लस इंद्र, तो मृग का जो गा है व्यंजन है, गा में आ स्वर है और इंद्र में ई स्वर है, तो आ के बाद ई आ रहा है तो हमारा जो आदेश होगा ए, तो शब्द बनता है मृगेंद्र। उसी प्रकार रमेश का जो विच्छेद होगा रमा प्लस ईश, तो संधि युक्त शब्द बनता है रमेश। उसी प्रकार सुरेश, परोपकार, पर प्लस उपकार, रा में आ स्वर है और उपकार में ऊ, तो आ और ऊ मिलकर बनते हैं ओ। उसी प्रकार महोपदेश, महा प्लस उपदेश, तो हा में दीर्घ आ प्लस उपदेश का ऊ मिलकर आदेश होता है ओ, महोपदेश। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, तो देव के वा में आ स्वर है और री, तो आ और री मिलकर बनते हैं अर, तो शब्द बनता है देवर्षि। अब है कि गुण संधि की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि उक्त शब्द में दीर्घ संधि है या गुण संधि है, तो इसकी एक परिभाषा वो है पहचान। गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए और ओ की मात्राएं आती हैं और आधा रा
आता है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। साधारण शब्दों में समझें तो जिस संधि में एक चोटी या एक मात्रा दिखलाई देती है, चाहे वो ए की हो या ओ की, वहाँ गुण संधि होती है। जैसे कि एक मात्रा रमेश में ए, महोपदेश में ओ, लेकिन एक ही मात्रा है तो वहाँ हमारी गुण संधि होगी। अगला है वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ होता है। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे शब्द है सदैव, विच्छेद होगा सदा प्लस एव, तो सदा में दीर्घ आ है दा में, और ए तो दोनों के जो स्थान पर आदेश होगा ऐ, तो शब्द बनेगा सदैव। उसी प्रकार वसुधैव, वसुधा प्लस एव। अब वसुधा, जैसा कि मैंने बताया था कि स्त्रीवाचक शब्दों में हमेशा दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो वसुधा यहाँ स्त्रीवाचक है, इसलिए यहाँ वसुधा दीर्घ आ का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार वनौषधि, वन प्लस औषधि, तो आ और औ मिलकर औ आदेश होता है। परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, आ और ओ दोनों मिलकर औ आदेश होता है। अब वृद्धि संधि को कैसे पहचाना जाता है? तो वृद्धि संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ऐ और औ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। जैसे हमने गुण संधि में एक साधारण शब्दों में याद किया था कि जिसकी एक चोटी होती है वहाँ गुण संधि होती है, तो हम वृद्धि संधि को भी इसी प्रकार याद रखेंगे कि जहाँ दो चोटी दिखलाई देती हैं, अर्थात दो मात्राएं दिखलाई देती हैं, चाहे वो ऐ की हों या औ की, वहाँ वृद्धि संधि होगी। अगला है यड़ संधि। यदि ई या ई, ओ या उ, रे या री के बाद असमान स्वर आए तो ए या ई के स्थान पर य, उ या उ के स्थान पर व, री या री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे यद्यपि, इसका शब्द विच्छेद करते हैं तो य, अ, द, ई, अ, प, ई। तो हमारा सूत्र में है कि ई या ई, उ या री के बाद जो भी असमान स्वर आएगा तो हमारा या व रा हो जाएगा। तो यहाँ जो स्वर आया है ई, तो ई के स्थान पर हो जाएगा या, तो इसका विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। उसी प्रकार प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक, तो प्रति की ती में ई है और असमान स्वर आया है ए, तो ई के स्थान पर हो जाएगा य। उसी प्रकार स्वागत, स्वागत का सु प्लस आगत, स, उ, अ, ग, अ, त, अ, तो उ के स्थान पर वा हो जाएगा। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, तो इसका जो शब्द विच्छेद करते हैं तो मा, ता, र, आ, ज्ञ, आ, तो हमारा जो त्रय होता है वो ता और रा से मिलकर बना होता है, तो यहाँ ता और रा के स्थान पर हो जाएगा त्र, तो शब्द बनेगा मात्राज्ञा। उसी प्रकार पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब यड़ संधि को कैसे पहचानेंगे कि उक्त शब्द में यड़ संधि है? तो इसकी सीधी सी पहचान है, सड़ यड़ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः य व र से पहले आधा वर्ण आता है और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है।
जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में य से पूर्व ता आधा है, स्वागत वा से पूर्व आधा सा है, मध्वरी धा आधा है वा से पहले, और यहाँ रा आधा है। अब है अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव होता है। जैसे न य न, विच्छेद करेंगे इसका तो ने प्लस अन, शब्द विच्छेद देखते हैं। न ए अ न अ, तो यहाँ ए के स्थान पर क्या होता है अय, तो अय तो शब्द बनता है न य न। उसी प्रकार नायिका, नई प्लस इका, शब्द विच्छेद न ऐ प्लस ई प्लस का प्लस आ, तो ऐ के स्थान पर आय तो शब्द बनेगा नायिका। नायक नायक, नई प्लस अक तो नायक। उसी प्रकार यदि आता है कि अयादि संधि में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि में खुद में ही अयादि संधि होती है, क्योंकि आय किसके स्थान पर होता है, ए के स्थान पर, तो यहाँ हम लिखेंगे आई के स्थान पर ए और बचा क्या आदि, तो शब्द बनेगा अयादि। उसी प्रकार पवन, पवन का संधि विच्छेद होता है प्लो प्लस अन, यानी प ओ अ न आ, तो ओ के स्थान पर अब आदेश तो बनता है पवन। उसी प्रकार कवि का होगा। अब है पावक, तो प औ अ क अ, तो औ के स्थान पर आव आदेश तो शब्द बना पावक। उस प्रकार पावन पौ प्लस अन, और इसकी जो पहचान होती है, अयादि संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः या वा वर्ण आते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता, अर्थात पूरा वर्ण होता है। यानी यड़ संधि और अयादि संधि में जो अंतर है कि यड़ संधि में या वा रा से पूर्व आधा वर्ण होता है, लेकिन अयादि संधि में या और वा वर्ण से पूर्व पूरा वर्ण होता है। जैसे शयन में या दिखलाई दे रहा है, लेकिन उससे पूर्व पूरा वर्ण है। अयादि में या से पूर्व आ है, पावक में वा से पूर्व पा पूरा वर्ण है, पावन में भी पा पूरा वर्ण है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अयादि संधि में या वा से पूर्व पूरा वर्ण होगा, और यड़ संधि में या व रा से पूर्व आधा वर्ण होगा। तो हम पहचान लेंगे कि यड़ संधि में यड़ संधि है। उसी प्रकार वृद्धि संधि में हमारी दो मात्राएं होंगी, यानी आई और औ की, और गुण संधि में एक मात्रा होगी, चाहे वो एक ही हो या ओ की हो, और आधा ही दिखलाई देगा। और दीर्घ संधि में आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ की मात्राएं दिखलाई देंगी, तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। थैंक यू।